हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज किए थे। 35 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज हमें उसके आगे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है देखते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अवेलेबल। क्या बोला है कि नहीं मिलती। कहां से नहीं मिलती, कब नहीं मिलती। ठीक है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें डिडक्शन कौन सी है। तो बेटा यहाँ पे आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो होती है 30% ऑफ एनएवी। बताया हुआ आपको। जब एनएवी 0 हो, हाँ उस टाइम पे नहीं मिलेगी। जब एनुअल वैल्यू पॉजिटिव हो तब तो मिलेगी। नेट एनुअल वैल्यू 0 और नेगेटिव, हाँ 0 हो तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 का 30% 0 ही होगा, और नेगेटिव है तो भी नहीं मिलेगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? सी। वैसे आंसर ए भी सही है, ठीक है, पर सी ज्यादा सही है, क्योंकि सी में दोनों ऑप्शन कवर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज नॉट और आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ ए डीम टू बी लेट आउट हाउस। डीम टू बी लेट आउट में देखो, न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, और नया कंस्ट्रक्शन नहीं है ये। रिपेयर नहीं मिलेगा, वैकेंसी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी कहाँ से आएगी। ठीक है, और ये भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। देखो एक चीज ध्यान से समझना कि जो हम डीम टू बी लेट आउट बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक्चुअल पीरियड कुछ होता ही नहीं है लेट आउट का, तो एक्चुअल पीरियड नहीं है तो वैकेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, और किसी खर्चे की कोई छूट वैसे नहीं मिलती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। नॉट अलाउड पूछा है, क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है ध्यान से। कई बार आप जल्दी में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, अलाउड की जगह नॉट अलाउड, नॉट अलाउड की जगह अलाउड पढ़ जाते हैं, तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ बीएनपी। ध्यान रहे, ये एचपी की बात नहीं कर रहा, ये बीएनपी की बात कर रहा है। ठीक है, तो बीएनपी में क्या अलाउड नहीं होता? लॉस इनकर्ड ड्यू टू द थेफ्ट, ये तो होता है। एंटिसिपेटेड लॉस, यस, एंटिसिपेटेड लॉस अलाउड नहीं होते, क्योंकि एंटिसिपेटेड लॉस का मतलब होता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं, तो वो अलाउड नहीं होते हैं। जो लॉस हो चुके हैं वो ही अलाउड होते हैं इनकम टैक्स। तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन एवरी बिजनेस। हाँ हमने पढ़ा हुआ है। What are the expenses that qualify for deduction under section 35D? हमने पढ़ा था कि किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो खर्चे होते हैं, जनरली इसमें सर्वे रिपोर्ट मैंने आपको लिखाया था, याद है आपको? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखाया था, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बताया था, इसके अलावा एमओए एओए के खर्चे, उनकी ड्राफ्टिंग वगैरह, शेयर इशू एक्सपेंसेस भी बताए थे आपको, इसके अलावा लीगल एक्सपेंसेस बताए थे। ये सारे खर्चे मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो हमें ये बोला गया है कि कौन से एक्सपेंसेस जो अलाउ होते हैं। एक्सपेंसेस फॉर ड्राफ्टिंग एमओए बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, आरओसी में ड्यूटी इनकॉर्पोरेशन की, बिल्कुल ये भी अलाउड है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी अलाउड है। इसका मतलब सारे अलाउड है, और आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। आपको याद है, ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 36 में, और दो एक्सपेंसेस बताए थे कि एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं और एक कैपिटल नेचर के। रेवेन्यू 100% अलाउड होते हैं, और जबकि कैपिटल के लिए 1/5 बताया था टिल 5 ईयर्स, 1/5 टिल 5 ईयर्स। अभी क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। कैपिटल नेचर के खर्चे पूछ रहा है, तो बोलिए कौन सा सही होगा?
सी 1/5 एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज रिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 1/5 ही अलाउ होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं? द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू, ये भी सेक्शन 35D में कवर होता है। और कॉर्पोरेट असेसी की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें बताई जाती है यहाँ पे, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, विच एवर इज हायर। और जबकि अगर नॉन कॉर्पोरेट की बात आती है तो वहां पे आपको बताया हुआ है कि सिर्फ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा, वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा। हमें पूछा भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की है तो आप यहाँ पे बोलेंगे 5%, दैट मीन्स बी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। एक्सपेंडिचर इंकर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। और ये छूट किसको मिलती है? सिर्फ कंपनी को मिलती है। सेक्शन 36 में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस केस में मिलेगी? इंडिविजुअल नहीं, फर्म नहीं, एचयूएफ नहीं, ओनली ऑन कंपनी। सिर्फ किसके लिए मिलेगी? कंपनी के। ओके ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबके? कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो। क्वेश्चन नंबर 43, deduction in respect of section 35AD is available in respect of the expenditure on specified business, one of the image। देखो 35AD में आपको बताया था कि 14 बिजनेस को स्पेसिफाइड किया गया है। उनके नाम भी आपको मैंने नोट्स में लिख के दे रखे हैं, जिसमें कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठीक है, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, होटल 3 स्टार अबोव, हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड, उसके अलावा बी प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी कीपिंग, ठीक है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब चीजें कवर होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा बिजनेस यहाँ पे कवर होता है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, यस कवर होता है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए पावर प्लांट, नहीं, पावर प्लांट का इसमें कोई जिक्र नहीं है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, नहीं, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए कोल्ड चेन फैसिलिटी। पहला ही ऑप्शन लिखवाया हुआ आपको नोट्स में, कोल्ड चेन फैसिलिटी। ओके, ठीक है, बड़े आसान है। अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं, समझे हैं, तो सारे एमसीक्यू बड़े ही इजी होते हैं। और अगर आपने एमसीक्यू ढंग से पढ़ लिए हैं तो एग्जाम में आपके 25 मार्क्स जो स्टार्टिंग में आते हैं बेटा, वो कोई नहीं रोक पाएगा। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग, ये 25 मार्क्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बड़ा ध्यान से समझे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD is available in respect of expenditure on specified business provided such business commence its operation on or after 1st April 2009 subject to an exception। मतलब जो स्पेसिफाइड बिजनेस में, उसमें सारे बिजनेस को बोला गया है कि 1 अप्रैल 2009 से स्टार्ट होनी चाहिए या उसके बाद स्टार्ट होना चाहिए। पर एक बिजनेस ऐसा भी है जो उससे पहले भी हुआ है तो भी मिल जाएगा। तो वो बिजनेस कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल का क्वेश्चन है, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी, बिजनेस ऑफ लाइंग एंड ऑपरेटिंग ए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क मे बी कमेंस्ड एट एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007। मतलब बाकी सारे बिजनेस 9 के बाद के हैं और ये बिजनेस 7 के बाद का है, मतलब ये उससे पहले 9 से पहले हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 44। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इन केस ऑफ लॉस ए पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। बताइए, अगर लॉस है तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कितना दिया जा सकता है?
पढ़ाया वो आपको 40B सेक्शन के अंदर ये कवर होता है, ठीक है। और वहां पे आपको कहा हुआ है कि अगर बुक लॉस है तो भी आप 1.5 लाख रुपए तक का रेमुनेशन तो दे ही सकते हैं, ठीक है। आगे का ऑप्शन है 150 और रेमुनेशन पेड व्हिचएवर इज लेवर, ये भी सही है क्योंकि एक्चुअल 150 तो मैक्सिमम है, हमसे मैक्सिमम नहीं पूछा, हमें एक्सटेंड पूछा है। एक्सटेंड का मतलब होता है दोनों बातें, ठीक है। तो 150 और ये भी दे सकते हैं। तीसरा कह रहा है 150 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट व्हिचएवर इज लोअर, ये एप्लीकेबल है पर ये तब एप्लीकेबल है जब प्रॉफिट हो, हमारे पास केस लॉस का है, इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नील भी गलत है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना आप बी, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा बी, 1,50,000 मैक्सिमम लॉस के केस में, या फिर जितना रेवोल्यूशन दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने दिया है, एक्चुअल अमाउंट है आपका 90,000 रुपए, तो आपको अलाउ कितना होगा 90,000 रुपए, ठीक है। अगर आपका एक्चुअल अमाउंट है 1,90,000 रुपए, तो अलाउ कितना होगा 1,50,000 रुपए, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख तक ही हो पाएगा लॉस के केस में, ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ब्लॉक ऑफ द असेट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज by an amount which is actual cost of the asset being covered under section 35 AD, that amount is। इनका कहने का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये कह रहे हैं कि आपका 35 AD का बिजनेस है, वहां पे कोई असेट है, ठीक है, उसको जब आप ब्लॉक में जोड़ोगे तो किस वैल्यू पे जोड़ोगे, ये आपसे पूछता है। तो देखिए 100% डिडक्शन तो हम यहाँ ले चुके होंगे, 100% डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD, तो 100% डिडक्शन तो हम यही ले चुके होंगे। तो फिर ब्लॉक में जब जोड़ेंगे तो किस वैल्यू पे जोड़ेंगे, नील वैल्यू पे। ब्लॉक में किस वैल्यू पे जोड़ेंगे, नील वैल्यू पे, ओके। तो अगर इसकी हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो फिर डबल डिडक्शन मिल जाएगा, तो इसलिए हम नील वैल्यू पे इसको ऐड करेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ए पेमेंट ऑफ ₹25,000 is made to the road transport operator, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। in case consequently the amount disallowed under section 48(3), देखिए 48(3) में दो लिमिट है, 10,000 से ज्यादा केस हुआ तो 100% डिसअलाउड, ठीक है। पर गुड ट्रांसपोर्ट के केस में 35,000 की लिमिट है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो 100% डिसअलाउड। इन्होंने पेमेंट कितना किया है, इन्होंने पेमेंट किया 25,000 रुपए, तो क्या डिसअलाउड होगा, नहीं, क्योंकि 35,000 तक कर सकते हैं गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे नील, कोई भी अमाउंट डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि 35,000 तक केस पेमेंट करना अलाउ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एग्जम्पशन इफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट हेल्ड फॉर, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि 54 में जो एग्जम्पशन मिलती है ना, मैंने आपको लिखा हुआ है घर के बदले घर, इसका मतलब घर बेच के घर खरीदना है, ठीक है। तो उसमें जो घर बेचा गया है वो कितने टाइम रख के बेचना है, मींस उस पर कौन सा गेन होना चाहिए, तो आपको बताया हुआ है मैंने कि उस पर LTCG होना चाहिए। और लैंड एंड बिल्डिंग पे LTCG कब होता है, जब उसको 24 मंथ से ज्यादा, मोर देन 24 मंथ से ज्यादा रख के बेचा जाता है, तो उस पर LTCG हो सकता है। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर पुराने घर को 24 मंथ से ज्यादा रख के बेचा गया है तो उस पर LTCG होगा, और अगर उस पर LTCG होगा तो ही वो 54 की एग्जम्पशन लेने के लिए क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं करेगा, समझ गए। ठीक है, पहले 36 मंथ हुआ करता था, अभी 24 मंथ, तो इसलिए हमारा आंसर 24 मंथ रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट 49 कह रहा है कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, स्लम सेल याद है आपको, मैंने बताया था, स्लम सेल का मतलब होता है सेल ऑफ ए यूनिट, इसका मतलब होता है सेल ऑफ ए यूनिट,
और डिवीजन। यूनिट लिख लो आप, सेल ऑफ ए यूनिट। इसका मतलब इसमें इंडिविजुअल असेट से कोई मतलब नहीं होता, इसमें यूनिट से मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए स्लम सेल पे कौन सा कैपिटल गेन होगा? हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं। डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल असेट बीइंग अंडरटेकिंग ट्रांसफर। बिल्कुल, जितने टाइम पे अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी, ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडिविजुअल असेट को कितने टाइम होल्ड किया है। यूनिट अगर 36 मंथ से ज्यादा होल्ड की है तो लॉन्ग टर्म, और 36 मंथ से कम होल्ड की है तो शॉर्ट टर्म। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है व्हाट व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको मैंने इसके लिए एक सेक्शन लिखाया था, अगर याद हो तो, सेक्शन 50C। ठीक है, और सेक्शन 50C में कहा था कि हम लेते हैं वैल्यू डिक्लेयर और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर। हालांकि इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, पर अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअल नहीं लेंगे, एक्चुअल माइनस एक्सपेंसेस नहीं, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू अदर। बिल्कुल, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो और स्टैम्प वैल्यू है जो, दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो हमारे लिए सेल कंसिडरेशन होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है cost of acquisition of capital asset being immovable property acquired through the gift cover under section 49(4)। मतलब आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है गिफ्ट में, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या होगी? तो देखो, अगर मुझे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है गिफ्ट में और वो गिफ्ट मेरे लिए टैक्सेबल है, तो जाहिर सी बात है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट को टैक्सेबल करने के लिए हमने कोई ना कोई वैल्यू तो अडॉप्ट करी होगी। तो वो वैल्यू जो वहां की हमारी मार्केट वैल्यू है या स्टैम्प वैल्यू है, जो वहां पे टैक्सेबल करने के लिए पर्पज में काम में ली थी, वो अब हमारी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज कंसिडर्ड व्हाइल इनकम। तो ये गिफ्ट की इनकम है, मैं आपको बता दूं 56 to 10 जो हमारा सेक्शन है वो गिफ्ट का है। तो गिफ्ट के टाइम पे हमने जो वैल्यू ली थी वो वैल्यू अब हमारी वैल्यू बनेगी। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि गिफ्ट के केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर आती है। बिल्कुल आती है, पर ये तब आती है जब एग्जम्प्टेड गिफ्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैंने कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दी, उसको उस दिन कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, उसके लिए वो फ्री में आ गई। ठीक है, उस दिन उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर भी नहीं माना गया और उस दिन कोई टैक्सेशन भी नहीं हुआ, तो जो मेरी कॉस्ट है वही मेरे बच्चे की कॉस्ट बन जाएगी। पर अगर मैंने अपने फ्रेंड को असेट दी तो उसको उस दिन अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ा, तो वहां पे जो वैल्यू कंसीडर की गई उसके बाद जब वो बेचेगा तो वो उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी, वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा। क्लास के अंदर मैंने इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाया हुआ है, आई होप आपको याद होगा। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर। कौन सी चीजें पर्सनल में नहीं आती? मतलब ये पर्सनल के एक्सेप्शन पूछ रहे हैं हमसे, आपको याद है? पर्सनल के एक्सेप्शन में मैंने आपको ज्वेलरी, बुलियन, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट ऐसा लिखाया था। इमोबल प्रॉपर्टी पर्सनल में नहीं आती, ड्राइंग नहीं आती, ज्वेलरी नहीं आती, सारी चीजें इनमें से कोई भी चीज पर्सनल में नहीं आती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पर्सनल घर है तो टैक्स नहीं लगेगा, मेरी पर्सनल ड्राइंग है या ज्वेलरी है तो टैक्स नहीं लगेगा। ये एक कैपिटल सेट है और इन पे टैक्स जरूर लगेगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल असेट ही नहीं मानते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को टैक्सेबल नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे कैपिटल असेट ही नहीं मानते। आपको याद होगा कैपिटल असेट के 5 एक्सेप्शन लिखाए थे, ये उनमें से एक है। तो पहला कह रहा है नॉट टैक्सेबल एज इट इज एग्रीकल्चर इनकम, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे लिखा है नॉट टैक्सेबल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर एज ए कैपिटल असेट। बिल्कुल सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। देखिए एक चीज आप ध्यान रखें, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल आंसर सही लगते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि सर ए भी ठीक हो सकता था, बी भी हो सकता था, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें जो लगेगा वो हम सही करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सी। प्रैक्टिस करवाने का, आपको समझाने का यही पर्पज है कि आपके वो चीजें समझ में आ जाए जो एक्सेप्शनल केस है। ओके चलिए नेक्स्ट कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इक्विटी शेयर। शॉर्ट टर्म, ध्यान रहे लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म। 1038 किस पे लगता है, लॉन्ग टर्म पे लगता है। 1037 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे लगता है। कवर्ड इन 111 लाइबल फॉर टैक्स एट द रेट 15%, बिल्कुल ठीक है। शेयर्स को, लिस्टेड शेयर को बेचने से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 111 ए में कवर होता है और 15% की रेट से टैक्सेबल होता है, ये आपको बताया हुआ है। ओके क्वेश्चन मनी फॉरफिटेड, इसको आपने नाम पढ़ा हुआ है एडवांस मनी फॉरफिटेड, और सेक्शन इसका था 51, याद है, जिसमें आपको कहा था कि अगर मनी बिफोर 1 अप्रैल 1999 से पहले की है तो आपको इसको क्या करना है, रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट करना है, और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉर फ्यूचर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम फुल्ली, नो। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉर फ्यूचर अंडर द हेड कैपिटल गेन, नो। कंसीडर एज कैजुअल इनकम, नो। तो आंसर हो जाएगा ए, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉर फ्यूचर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लेटेस्ट प्रोविजन ही लेके चलेंगे, हम पुराना वाला प्रोविजन नहीं लेके चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। जब भी किसी चीज के टाइम लाइन पे 2 प्रोविजन हो और कोई बात मेंशन ना हो, डेट मेंशन ना हो, तो आप लेटेस्ट प्रोविजन को कोट करेंगे। आई होप 55 क्वेश्चन तक आपके क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, और अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।